बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ अमान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 19 का आगाज करने वाले हैं, जो कि आपके बायोलॉजी सेकेंड ईयर कोर्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से काफी एमसीक्यूज भी आते हैं। और स्टूडेंट्स, जो आज के चैप्टर का टाइटल है दैट इज द बिहेवियर। स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर है बज़ाहिर तौर पे ये तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है कि बिहेवियर का मतलब है रवैया। सो अगर आप इस रवैये के लफ्ज पे सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि रवैये से मुराद किसी भी जानदार का एटीट्यूड है, किसी भी जानदार के कैरेक्टर्स हैं, किसी भी जानदार के मैनर्स हैं कि वो कैसे अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स या किसी दूसरी स्पीशी के मेंबर्स के साथ कैसा ताल्लुक रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इतना सिंपल ये नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम बिहेवियर को डिफाइन करेंगे तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा रवैया होता है हम इंसानों का या किसी और जानदार का, वो रवैया एक्चुअली कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है बहुत सारे रिस्पॉन्सेस का, जो कि उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। वो रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है। और आप लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ये समझ लिया है कि कोई भी लिविंग बॉडी अगर रिस्पॉन्स देगी तो वो रिस्पॉन्स कब देगी, जब कोई एक स्टिमुलाई आएगा। और स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सो किसी भी माहौल के अंदर कोई भी जानदार जैसा बिहेव करेगा, जैसा उसका एटीट्यूड होगा, जो वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, वो तमाम एक्शंस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। सो इन्हीं बातों को थोड़ा सा इंग्लिश में और प्रॉपर वर्ड्स में पढ़ते हैं। दैट व्हाट इज बिहेवियर? Behavior is actually the aggregate of responses to the stimuli for a situation outside the living organism or within the living organism, which is determined by the extent to which they are able to respond. Now, dear students, aggregate means what? मजमुआ। कि जब बहुत सारे responses का मजमुआ आएगा और वो responses किसके लिए आएंगे? To the stimuli. स्टिमुलाई जो है वो आउटसाइड द बॉडी इन द एनवायरनमेंट भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी विद इन द बॉडी भी चेंज आ सकती है। नाउ ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरनमेंट में चाहे बाहर चेंज आई है या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आई है, वो क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। नाउ ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक्चुअली क्या होगा? इट विल बी डिटरमाइंड, ये मालूम होगा। या उसका रवैया कैसे होगा, इसको आप कैसे मालूम करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलाई के लिए कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। सो सिंपली हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मुखातिब हूं, सो इस बात करने के दौरान और इस लेक्चर को पढ़ाने के दौरान मेरी जो आईज हैं वो रिस्पॉन्स दे रही हैं, मेरी टंग रिस्पॉन्स दे रही है, मेरी बॉडी मूवमेंट्स रिस्पॉन्सेस दे रही हैं। सो एक ही वक्त में बहुत सारी रिस्पॉन्सेस हैं, इकट्ठे हम इसको बिहेवियर बोलेंगे। नाउ जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोगों के लिए एक स्टिमुलाई है, एक एक्सटर्नल चेंज है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इंतहाई जल्दी पिक कर लेंगे, जल्दी समझ जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे होंगे जिनके माइंड में अभी भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बिहेवियर से सर की मुराद क्या है। सो इसका मतलब कि स्टिमुलाई एक है, दो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों होमोसैपियंस हैं, लेकिन एक की एबिलिटी कम है और एक की एबिलिटी ज्यादा है। कुछ जो है वो लेक्चर को जल्दी पिक कर लेते हैं और कुछ जो है वो थोड़ी देर बाद पिक करते हैं। सो ये एक्चुअली जो रवैया है ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? एबिलिटी है, जो कि विद द टाइम डेवलप हुई है। सो यहां से आप लोगों को मेरे ख्याल से बिहेवियर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि बिहेवियर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है ऑफ अ बॉडी टू अ स्टिमुलाई। उस स्टिमुलाई के लिए वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे ये उनकी खुद अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और ये जो एबिलिटी है ये सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एक सिंपल रिस्पॉन्स आपके पास या सिंपल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिस्पॉन्स जो है, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो एक सीड है वो आपके पास जर्मिनेट होता है और वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। सो ये एक इंतहाई सिंपल बिहेवियर है। बट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पे हम जाएं, सो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आपके पास मैटिंग आती है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हैं, मैटिंग में जाते हैं। सो उस दौरान जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या है? दैट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। सो एक ही स्पीशी के मेंबर सिंपल
बिहेवियर भी शो कर सकते हैं किसी स्टिमुलाई के लिए, और एक वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मेरी बॉडी एक ही वक्त में प्रोड्यूस कर रही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जुज है बायोलॉजी का, जिसकी वजह से जब आप किसी भी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, सो ये एक्चुअली क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ईथोलॉजी। और जो ईथोलॉजी है ये वर्ड आया है फ्रॉम द इथिक्स, और इथिक्स का मतलब है मैनर्स, इखलाकियात, कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है। जैसे आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या डिफरेंट एनिमल्स की बिहेवियर देखते हैं, कुछ जो है वो दरख्तों पे चढ़ सकते हैं, कुछ पहाड़ों पे फिरते हैं, कुछ अपने शिकार के लिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे जाते हैं। सो ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं। अगर वो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे सो स्पीशी का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज व्हाट, ईथोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्सेज देते हैं, सो वो रिस्पॉन्सेज जो है वो कैसे और क्यों होते हैं। सो इसके जवाब आपको मिलता है इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारे पास एक स्टिमुलाई आएगा, सो उस स्टिमुलाई को रिसीव करेगा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज देंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा टू द इफेक्टर, और इफेक्टर जो है या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। सो बिहेवियर के लिए भी मैकेनिज्म यही होगा, जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो बिहेवियर है उसके लिए भी मैकेनिज्म आपके पास यही पोर्शन रहेगा कि जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्शन के बाद उसके लिए रिस्पॉन्सेज आएंगे। नाउ जो ये रिस्पॉन्सेज हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक वॉकिंग है, स्लीपिंग, ईटिंग, स्विमिंग, मैटिंग, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, रियरिंग, नशोनुमा करना, बच्चों की तरबियत करना, जो कि एक इंपॉर्टेंट जुज है। क्यों? जिस बच्चे की जैसे तरबियत हो चुकी होती है पहले 8-9 सालों में या 7-8 सालों में, सो वो बच्चा आगे जाके फुल लाइफ उसी तरह गुजारता है। सो जो नशोनुमा है वो भी एक्चुअली बच्चा डेवलप करता है फ्रॉम द पेरेंट्स। सो जैसे जो माँ बाप सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा, बच्चा उसी के मुताबिक क्या करेगा, बिहेव करेगा, माँ बाप की बताई हुई बातों पे वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा। उसके साथ साथ सिटिंग है, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अचानक से मैं मुड़ जाता हूं, सो ये रिफ्लेक्स ना हुआ, क्यों? अपनी मर्जी से आ रहा हूं। जबकि रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो कि एब्रप्ट होते हैं और वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। सो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो भी क्या है, बिहेवियर में आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन इज द रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस मींस अगर मैं आप लोगों की तरफ वो मुड़ के देख रहा हूं, सो ये एक मेरी ओरिएंटेशन है। अब अगर खुदा न खास्ता कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो और अचानक से आप मुड़ जाते हैं, अचानक से आप टर्न करते हैं, सो ये भी आपका क्या है, एक रिस्पॉन्स है, एंड दैट इज व्हाट, बिहेवियर। उसके साथ साथ लर्निंग है, लर्निंग जो आप सीखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि इंसान जब पैदा होता है सो पैदाइश के वक्त उसके कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसका कुछ रवैया होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, सो वो चीजें सीख रहा है, अपने माहौल से सीख रहा है, माँ बाप उसको सिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आती हैं। सो रिस्पॉन्सेज चेंज होते हैं जब आप सीखना शुरू करते हो। सो दैट इज व्हाट लर्निंग। और उसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, पौधों के साथ कैसा ताल्लुक रखता है, ये भी क्या कहलाएगा, सोशल इंटरेक्शंस कहलाएगा। सो हम इंसान कुछ भी करें, कोई भी रिस्पॉन्स अगर देंगे, सो वो क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के दौरान मैंने आपको मिसाल दी कि एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है सो वो डायरेक्टली रोना शुरू कर देता है। इसी तरह जो बच्चा है जब वो मेमोरी ग्लैंड्स को सक करता है, सो ये जो सकिंग है, दूध को पीना जो है, वो बच्चे को पैदाइशी तौर पे मालूम होता है। इसी तरह अगर छोटा बच्चा है, उसकी आप पाम जो है उसको ओपन करते हैं
और वहां पे फिंगर रखते हैं, सो बच्चा उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। सो ये उसका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये साबित हुआ कि कुछ इंसानों के रवैये या कुछ जानदारों के अंदर मौजूद जो रवैये हैं वो बिल्ट इन होते हैं, पैदाइशी तौर पर उस जानदार में मौजूद होते हैं। सो जब पैदाइशी तौर पे मौजूद होते हैं सो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वो बिहेवियर जो है वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो इसका मतलब कि जो हमारे रवैये हैं ये हमारे माँ बाप से भी मुंतकिल होते हैं और माँ बाप में आते हैं दादा दादी नाना नानी, और इसी तरह ये तरतीब जो है पीछे चली जाती है। तो इसका मतलब कि बच्चे का जो रोना है ये एक्चुअली ऐसा बिहेवियर है जो कि तमाम इंसानों की स्पीशीज में मौजूद है, और ये बच्चे की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो रोता है, क्यों? क्योंकि माँ की बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है, बाहर टेम्परेचर डिफरेंट है। सो बच्चा जैसे बाहर निकलेगा टेम्परेचर की वजह से वो रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देने में वो रोएगा, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है। सो अगर बच्चा नहीं रोता तो ऑटोमेटिकली वो एबनॉर्मेलिटी की कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। सो बच्चे का रोना इंसानों की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो सवाल ये पैदा होता है कि जब माँ बाप से कैरेक्टर्स जो हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं, बालों का कलर, आइस का कलर, स्किन का कलर, ब्लड ग्रुप, ये तो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन साथ में रवैये भी ट्रांसफर होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस आती है, मूडीनेस आती है, ये तमाम चीजें भी माँ बाप से मुंतकिल होती है बच्चों में। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमें दिया किसने था? दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय होम? बाय फ्रांसिस गाल्टन। नाउ जो फ्रांसिस गाल्टन है उसके जहन में ये बात कब आई, और एक्चुअली उसको शायद डीएनए का ना ही पता हो, बट उसने ये बात कही कि जो बिहेवियर है वो हेरिडिटरी भी है, माँ बाप से बच्चों में भी मुंतकिल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत डिटेल स्टडी की डार्विन थ्योरी की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे। जो डार्विन ने थ्योरी पेश की, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद, उसकी तमाम रिसर्चेस को स्टडी करने के बाद गाल्टन इस नतीजे पे पहुंचा कि जितने भी जानदार हैं उनमें माँ बाप से फिजिकल कैरेक्टर्स तो मुंतकिल होते हैं, लेकिन रवैये जो है वो भी ट्रांसफर होते हैं थ्रू डीएनए। तो इसका मतलब कि जो बिहेवियर है उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? हेरिडिटी का भी है, क्योंकि जो हेरिडिटी है उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, उसका ताल्लुक मूडीनेस से है, उसका ताल्लुक शाइनेस से है। जैसे कुछ अफराद बहुत शर्मीले होते हैं, सो वो एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो माँ बाप से उनमें मुंतकिल होता है, और ये जो मुंतकिली ऑफ बिहेवियर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज बाय व्हाट? दिस इज थ्रू डीएनए। दिस इज व्हाट? थ्रू डीएनए। एंड एज यू नो कि जो डीएनए है उसमें हमारे पास मौजूद होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, और जीन का काम क्या है? ये किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सो इसका मतलब दैट behaviors are encoded by what? By genes, and this concept was given by Francis Galton. And Francis Galton ने ये concept क्यों दिया? Because he deeply studied the Darwin's theory origin of species. So dear students, simply तमाम इस लेक्चर को अगर हम एक लफ्ज में लाना चाहें, so what is behavior? Behavior is what or how animal does it. What animal does and how animal does, कोई भी एनिमल करता क्या है, कैसे करता है, ये उसका क्या कहलाएगा? बिहेवियर कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की बिहेवियर के एक दूसरी टाइप पे जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ बोर्ड पे मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हर एक एनिमल का अपना एक बिहेवियर है, और वो बिहेवियर उसको जिंदा रहने में और अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी तरह एक जो बिहेवियर है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल कुछ चीजें रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप अपनी डेली रूटीन को देखें, और एक नॉर्मल इंसान की डेली रूटीन, जो एवरेज ज्यादातर लोगों की डेली रूटीन है कि सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद काम के लिए निकले, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी, बीइंग अ मुस्लिम हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं।
नमाज के बाद वो वापस घर जाता है, कुछ एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है, खाना पीना होता है, और उसके बाद रात को वो सो जाता है और सुबह जब उठता है वही रूटीन उसकी क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसका मतलब एक उठने से पहले सोने तक का जो ये तमाम पीरियड है ये डेली क्या होता है, रिपीट होता है। तब हम कहते हैं कि फलां बंदे की जो लाइफ है वो बहुत एक रिदम में जा रही है कि वो सुबह सवेरे उठ के एक्टिविटीज रात तक करता है और उन एक्टिविटीज को दोबारा रिपीट करता है। इसी मिसाल को मैं थोड़ा सा मजीद डाइवर्स करके ले जाऊं तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब गर्मियां खत्म होने लगती हैं सो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो नजर नहीं आते बिकॉज दे ऑल आर डेड। लेकिन जब गर्मियां दोबारा शुरू होती हैं सो वही इंसेक्ट्स जो हैं हर जगह हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मियां खत्म हो रही होती हैं सो उन जानवरों के, उन इंसेक्ट्स के जो प्यूपा हैं, जो लार्वा हैं, वो जिंदा रह जाते हैं, और जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं सो दोबारा से वो एक्टिव हो जाती हैं और दे फ्लरिश, दे रिप्रोड्यूस। तो इसका मतलब कि जो इंसेक्ट्स हैं व्हाट दे डू, या डिफरेंट जो एम्फीबियंस हैं वो एक खास टाइम पीरियड के लिए हाइबरनेशन में जाती हैं और उस हाइबरनेशन से निकल के वो दोबारा एक्टिविटी में आती हैं। जैसे आप लोगों ने फ्रॉग्स देखे होंगे, फ्रॉग्स जो हैं वो गर्मियों में होते हैं, सर्दियों में आपको बहुत कम नजर आते हैं। क्यों? वो हाइबरनेशन में जाते हैं। तो इसका मतलब कि उनका अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हाइबरनेशन में जाना क्या है, वो उनकी लाइफ की एक रिदम है। इसी तरह जो पोलर बेयर्स हैं लाइक, और इसी तरह जो डिफरेंट पैरट्स वगैरह होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो एक खास टाइम होता है। उस टाइम में वो ब्रीडिंग करते हैं, नस्ल की नशोनुमा करते हैं, और फिर अगले साल जब वो सीजन आता है दोबारा से वो रिप्रोडक्शन और मैटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दुनिया में जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उनका अपनी जिंदगी को गुजारने की कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। कुछ एक्शंस डेली रिपीट होंगी, कुछ एक्शंस जो है वीकली, कुछ मंथली, कुछ ईयरली, कुछ लूनर, कुछ विद द टाइड्स जो है रिपीट होंगी। सो ये जो रिपीटिशन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोलॉजिकल रिदम। सो इसी तमाम बातों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि बायोलॉजिकल रिदम क्या है। ये एक्चुअली वो फिनोमेना है जो कि एक साइकिल में चलता है और साइकिल में हर एक इवेंट रिपीट होता है। सो ये जो साइक्लिक फिनोमेना है ये दोबारा होगा, रीअकर होगा हर साल, हर महीने, हर दिन, या इवन विद व्हाट, इवन विद द टाइड्स। और टाइड्स की डेफिनेशन पे आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको ये क्लियर हुआ। सो बायोलॉजिकल रिदम क्या है? ये वो साइक्लिक एक्टिविटीज हैं, साइक्लिक रिस्पॉन्सेज हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है वो दिन में, महीने में, साल में, लूनर में और टाइड्स में। टाइड्स जो समंदर की लहरें हैं उसको भी हम लिंक करते हैं। सो इस साइक्लिक फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बायोलॉजिकल रिदम्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारी रिदम है या डिफरेंट स्पीशीज की जो एक्टिविटीज रिपीट हो रही होती हैं, ये एक्चुअली उनको पता कैसे चलता है कि फलां वक्त हमें हाइबरनेशन खत्म करके दोबारा एक्टिव होना है? हमें इंसानों को पता कैसे चलता है कि अब सोने का वक्त खत्म हुआ, अब जागना है? सो एक्चुअली जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दे हैव डेवलप्ड, दे हैव व्हाट, they have developed biological clocks. They have developed biological clocks which are involved in regulating their functions. क्यों? Biological clock, जैसे हम इंसानों को पता कैसे चलेगा कि सुबह हो गई है, सो एक्चुअली सूरज का निकलना क्या है, ये हमारे लिए एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसी तरह गर्मियों की शुरुआत होना, समर का स्टार्ट होना एक क्लॉक के तौर पे काम करता है उन एनिमल्स के लिए जो कि हाइबरनेशन में गए हैं। इसी तरह जो स्प्रिंग है, बहार का जो मौसम है, वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे काम करता है डिफरेंट बर्ड्स के लिए ताकि वो मैटिंग में जाएं और अपने ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करें। सो बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं, हम जितने भी जानदार हैं वो डेवलप कर चुके हैं अपने एनवायरनमेंट में। जैसे अगर हम ये सोचें कि जो शहद की मक्खियां हैं वो एक्चुअली सारा दिन फूल से रस लेती हैं और शाम को या किसी भी वक्त वो वापस अपने छत्ते तक, शहद के छत्ते तक, हनी कॉम्ब तक पहुंच जाते हैं।
सो वो एक्चुअली डिफरेंट रास्तों से गुजरते, उनको वो रास्ते याद कैसे रखते हैं कि वो एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे सन की मूवमेंट को देखते हैं। जिस तरफ सूरज जा रहा होगा शहद की मक्खियां उसी तरफ में मूव करेंगी। सो सन को वो अपना एज अ गाइड लेती हैं, एज अ नेविगेटर लेती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो यही डिटेल्स हमने बात की कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है वो बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक की जरूरत क्यों है? सो इसका एक इंतहाई सिंपल आंसर है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो उसके हिस्से हैं वो कांस्टेंट तरीके से हर वक्त काम नहीं कर सकते। जैसे हम इंसान हैं, हम 24 घंटों में कैद हैं। 24 घंटों में हम इतने थक जाते हैं कि हमें नींद की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक कॉन्सेंट्रेट से तमाम एक्टिविटीज को हर वक्त परफॉर्म नहीं कर पाती। सो हम अपनी डे को तकसीम करते हैं जागने में, सोने में और काम करने में, जो कि और खाने पीने में, जो कि अगले दिन रिपीट हो रहे होते हैं। सो व्हाई द ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड बायोलॉजिकल क्लॉक्स or they undergo biological rhythms? Because organisms or parts of the organism cannot function at a constant rate and they are adopted, और वो अपने environment के लिए क्या है, adopt हो चुके हैं। Now dear students, जब हम adaptation की बात करते हैं और biological rhythms की बात करते हैं तो पता ये चलता है कि कुछ animals हमारे पास क्या हैं, उनमें मौजूद होती है circadian rhythm, उनमें मौजूद होती है circadian rhythm। सर्केडियन रिदम एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली वो रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स हैं, ये वो बार बार दोहराए जाने वाले इवेंट्स हैं जो कि कब होते हैं? 24 घंटों के दौरान होते हैं। सो हम इंसान हर 24 घंटे बाद अपने एक्शंस को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। सो हम किस रिदम पे जा रहे हैं? वी आर मूविंग ऑन दी सर्केडियन रिदम। इसी तरह आप लोगों ने चमगादड़ों को देखा होगा कि जो चमगादड़ है, जो बैट्स हैं, वो शाम के अंधेरे के वक्त निकलते हैं। क्यों? अंधेरा उनके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक है, उनका एक्टिव होना उनका बायोलॉजिकल रिदम है। सो ऐसे एनिमल्स जो कि ड्यूरिंग द डार्कनेस, अंधेरे में एक्टिव हो जाते हैं, उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल बोलते हैं। इसी तरह कुछ जो एनिमल्स हैं वो दिन के वक्त अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रखती हैं, उनको डायूर्नल कहा जाता है। और उसके साथ साथ कुछ जो एनिमल्स हैं वो कॉर्पोस्कुलर होते हैं, जो कि अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं इन दी ट्विलाइट आवर्स। और कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें टाइडल रिदम्स होती हैं। टाइडल से मुराद क्या है? हमारे पास समंदर में कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो कि दिन के वक्त बहुत डीप जाती हैं फूड की तलाश में, और रात के वक्त जो है वो साहिल समंदर पे आती हैं। क्लियर? सो ये उनका बायोलॉजिकल रिदम हुआ जो कि रिपीट हो रहा होता है डेली। इसकी वजह से होता क्या है कि जो बड़ी मछलियां उन मछलियों को खाने आती हैं, सो वो रात के टाइम अपना सफर करती हैं साहिल की तरफ, क्योंकि साहिल पे ऑलरेडी मछलियां जमा हो चुकी होती हैं। सो वो उनका एक फीडिंग ग्राउंड है, और दिन के वक्त वो दोबारा से डीप चली जाती हैं क्योंकि वो उनका फीडिंग ग्राउंड है। सो दैट इज व्हाट, इसको हम टाइडल रिदम बोलते हैं, जो कि मैरीन लाइफ के लिए एक दूसरे पे एज अ फूड वेब के तौर पे काम कर सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं या जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज दे आर वेरी मच नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम 24 घंटों से बाहर निकलेंगे, अपनी एक्टिविटी दिन की 24 घंटों से ज्यादा करेंगे, सो एक वक्त आएगा कि हमें नींद की अशद जरूरत होगी, हमें थोड़ा सा आराम जरूरी होगा, वरना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज व्हाट, हमारे पास एक बिहेवियर है जो कि रिपीट होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ बायोलॉजिकल रिदम। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लॉक्स पे थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हेल्प करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि वो अपने बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकें। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि पुराने ज़मानों में जब घड़ियां नहीं थी, सो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक्चुअली सन जो है धूप में खड़े होके उसका जो साया है, साये की लंबाई से वो अंदाज़ा लगाते थे कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है।
सो वो सन को एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक यूज करते थे और उसी के मुताबिक अपने डिफरेंट फंक्शंस लाइक नमाज हो गई, खाना हो गया और आराम वगैरह वो इस तरीके से परफॉर्म करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये हेल्प करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की को वो रेगुलेट करें अपने फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स जो कि एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि जो बर्ड्स हैं और जो बीज हैं उनमें टाइमिंग डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल द सन, बर्ड्स और बीज जो है वो अपनी टाइमिंग डिवाइस जो है वो सन की मूवमेंट को यूज करती हैं और उसके साथ साथ जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत भी है कि अर्थ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वो डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वो अपने घोंसले और अपने घर तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो बर्ड्स हैं उनमें ऑलरेडी बिल्ट इन जीपीएस होता है जिसके जरिए वो अपनी लोकेशंस को मालूम करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में किया गया कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड लिया गया और उस ग्राउंड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर फीडिंग टेबल्स रखी गई बीज के लिए और सुबह के वक्त नोट ये किया गया कि जितनी भी फीडिंग टेबल से निकली, चाहे वो जिस डायरेक्शन में भी थी, तमाम की तमाम बीज की डायरेक्शन क्या थी? तमाम की तमाम शहद की मक्खियों की डायरेक्शन थी नॉर्थ वेस्ट। वो क्या थी? नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि सन की मूवमेंट भी नॉर्थ वेस्ट है। सो वो सन को अपना एज अ गाइड, अपना एज अ नेविगेटर रखते हैं और उसके साथ साथ सन जो है उसकी पोजीशन से बीज को ये भी पता चलता है कि फूलों से रस निकालने का या फूलों से पोलन ग्रेन्स को लेने का एग्जैक्ट और बेहतर वक्त कौन सा है। सो बायोलॉजिकल रिदम्स को परफॉर्म करने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक्स बहुत जरूरी हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक का लफ्ज यूज कर रहे हैं, सो बायो क्यों यूज कर रहे हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद सिग्नल्स को एज अ क्लॉक यूज करेंगे तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एज ए एमसीक्यू आपको याद ये रखनी है और इस तमाम टॉपिक को समराइज हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो एक्चुअली काबिल बनाती हैं ऑर्गेनिजम्स की कि वो सिंक्रोनाइज कर सकें अपनी एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक बिहेवियर। बायोलॉजिकल रिदम हमारा इंसानों का, तमाम जानवरों का एक रवैया है जिसमें वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स को यूज करते हैं और वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्यों जरूरी हैं? उनकी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस के साथ हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरे बिहेवियर पे बात करेंगे जो कि इननेट बिहेवियर कहलाता है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाता है, जो कि पैदाइशी रवैये होते हैं जो कि जानवर अपने साथ पैदा होते ही लाते हैं। और फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था कि ये कैरेक्टर्स, ये बिहेवियर एक्चुअली माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और ये एक हेरिडेटरी बिहेवियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।